नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस तरह क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। ये पार्ट नंबर 29 है। अगर इससे पहले वाला पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। सारे पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी मैथ कमजोर है या फिर आप अपनी मैथ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए सिखाता हूँ मैथ के क्वेश्चनों को हल करने का बहुत ही शानदार तरीका। उस तरीके से हम मैथ के क्वेश्चनों को मात्र 5 सेकंड में ही हल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है रुपए 48,000 की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि जो आदित्य है इसका हिस्सा क्या होगा, आपको यह बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को लगभग हर कोई बनाएगा, ठीक है, लेकिन कौन कैसे बनाएगा, तरीका ये मैटर नहीं करता। बस ये करता है कि कम टाइम में आंसर कौन देगा, यानी कि 2 से 3 सेकंड में आंसर कौन निकालेगा। तो देखिए, आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे जल्दी करेगा, ठीक है, एग्जाम भी उसी का निकलेगा। क्योंकि हर बच्चे को मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी तरह से आती है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन को वो जल्दी हल नहीं कर पाते हैं। वो जल्दी कम टाइम में मैथ का और रीजनिंग क्वेश्चन हल नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, उनके क्वेश्चन छूटते हैं। जब छूटते हैं तो लाजमी बात है एग्जाम निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको बहुत ही शानदार शॉर्ट तरीका सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे करें। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे करना है। देखिए, आपसे यहाँ कह रहा है कि आदित्य का हिस्सा, आपसे पूछ रहा है आदित्य का हिस्सा। तो देखिए, यहाँ पहले क्या है, पहले अनिल है, फिर उसके बाद में आदित्य है। तो देखिए, जो पहले वाला अनुपात होगा, यानी कि जो 11 है वो किसका अनुपात होगा, वो होगा अनिल का। उसके बाद में क्या है, आदित्य है, यानी कि दूसरा अनुपात होगा वो जो 13 अनुपात, ये किसका होगा, आदित्य का। यानी कि जो आदित्य का हिस्सा क्या होगा, वो होगा 13 का मल्टीपल, यानी कि 13 का मल्टीपल ही आदित्य का हिस्सा होगा। तो देखिए, 24,000 क्या 13 से जाता है, नहीं जाता। उसके बाद में ये 26,000 13 से जाता है, बिल्कुल जाता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। यानी कि 2,000 क्या 13 से जाता है, नहीं जाता। उसके बाद ये 22,000 क्या 13 से जाता है, नहीं जाता। यानी कि हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। हमें मैटर इस बात से नहीं होता कि हमारा आंसर कैसे आया, बस मैटर इस बात से होता है कि हमारा आंसर सही होना चाहिए और कम से कम टाइम में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यदि x का 35% बराबर है y का 40%, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको बताना है कि जो x और y का मान है वह आपको बताना है, कि अनुपात बताना है x और y का। तो देखिए, यहाँ पहले क्या है, x है, और यहाँ भी पहले क्या है, x है, और बाद में क्या है, y है, यहाँ भी क्या है, y है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप देखिए, इन्हें काट लीजिए आप। अगर हम इसे काटेंगे 5 से 40 को, तो 5 से 40 कटेगा 8 बार, 5 अट्ठे 40 होता है, और 5 से 35 कटेगा 7 बार, 5 सत्ते 35, यानी। और देखिए, आपका जो प्रतिशत है, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में काटना नहीं है, बस आपको ये सोचना है कि इन्हें किससे कट रहा है, ठीक है। तो देखिए, जो बाद में आता है, जो बाद में आता है वो पहले आएगा, और जो पहले आता है वो बाद में आएगा। यानी कि जो आपका x अनुपात y होगा, उसका जो आ जाएगा 8:7, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8:7। यानी कि एक्स वाई का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 8:7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बस एग्जाम में आपको देखिए, मैंने आपको थोड़ा समझाया इसलिए ऐसा करा। बस आपको कंप्यूटर की स्क्रीन को देखना है और वहीं आपको काट लेना है, अपने यहाँ मनी मन में काटना है, पैर नहीं चलाना, ठीक है, मनी मन में काट लेना है कि 5 से जाएगा 8 बार है, 5 से जाएगा 7 बार में। जो बाद में आएगा वो पहले होगा, और जो पहले आएगा वो बाद में पहुंचेगा। बस इस तरह से आपको करना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस आपसे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो देखिए बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से जाओगे, ठीक है, तो आप फंस जाओगे, ठीक है। बहुत टाइम लगेगा आपको बेसिक तरीके से क्वेश्चन में। अगर आप बहुत स्पीड से करते हो तब भी आप इस क्वेश्चन में 1 मिनट ले जाओगे, लेकिन इस क्वेश्चन का ही आपको बहुत शानदार तरीका सिखाऊंगा कि आपको 4 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि वो 10, 8 और 12 से पूरी तरह से विभाजित हो 3 अंकों की संख्या। तो देखिए, 10 से वह संख्या जाती है जिसकी लास्ट में 0 हो, यानी कि 10 से वह संख्या भाग होती है
जिसके लास्ट में 0 हो, तो ये यहाँ 999 है, यानी कि इसके लास्ट में 0 नहीं है, ये डी, ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा, ठीक है। और बाकी सब में 0 है। फिर देखिए यहाँ आपसे यहाँ कह रहा है, देखिए 8 से 8 को छोड़ दीजिए हम, ठीक है। 8 यहाँ देख कह रहा है 12, देखिए 8 से भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 8 से थोड़ा चेक करना टफ पड़ता है। यहाँ लिखा है 12 लिखा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी बनाना है, तो हमें जल्दी वाला तरीका पहले यूज करना होगा। यहाँ लिखा है 12, हम 12 को तोड़ सकते हैं 2 भागों में, यानी कि 3 इंटू होता है 4। अब हमें देखना 3 से कौन सा ऑप्शन जाता है, यानी कि 3 से कौन सा ऑप्शन जाता है, वह क्या होगा, हमारा आंसर हो सकता है। देखिए 9 4 का योग करेंगे, ये होता है 13, 9 4 का योग करेंगे 13, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 3 से भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये और ये तो देखिए 9 6 15 होता है, यानी कि ये 3 से जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो सकता है। और देखिए 9 और 8 होता है 17, यानी कि ये भी हमारा 3 से नहीं जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 960। बस आपको एग्जाम में इतना करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको क्वेश्चन को हल करने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को अभी लाइक करो। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 बरस के बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को भी हर कोई बना लेगा, ठीक है, हर कोई इस क्वेश्चन को बनाएगा, ठीक है, लेकिन आपको औरों से अलग हटके बनाना है क्वेश्चन को। आपको देखिए, आपको भीड़ में शामिल नहीं होना है, आपको भीड़ से निकलना है, ठीक है, अपनी पहचान अलग बनाना है, ना कि आपको भीड़ में अपनी पहचान बनाना है। तो देखिए, लोग क्वेश्चन, हर कोई इस क्वेश्चन को बनाएगा, साधारण ब्याज हर किसी को निकालना आता है, लेकिन कम टाइम में कौन बनाएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर आप मुझसे पढ़ना है, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में आप इसे बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ लिखा है 7%, देखिए यहाँ 7% लिखा है, और 7 से जो ऑप्शन कटता होगा, यानी कि जो ऑप्शन 7 से भाग जाता होगा, जो ऑप्शन 7 से पूरी पूरी तरह कटता होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है 28,500, क्या 7 से जाता है, नहीं जाता। यहाँ लिखा है 24,000, क्या 7 से कटता है, नहीं कटता। यहाँ लिखा है 26,000, क्या 7 से कटता है, नहीं कटता। यहाँ लिखा है 28,000, बोलो 7 से कटता है, यहाँ 7 चौक 28 होता है, बोलो कटता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ क्या टाइम लगा इस क्वेश्चन में हल करने में। मैंने पेन चलाया, ठीक है, आपको समझाया, इसलिए इसमें टाइम लगा। आपको पेन नहीं चलाना है, खाली अपनी आंखें चलाना है, ठीक है, ऑप्शन पे, और आपको देखते ही आंसर निकालना है। बताओ आप 2 सेकंड में ही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, वह निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 बरस में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,800 हो जाती है। यानी कि जो 6,800 हो रही है, ये क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, ये मूलधन नहीं है, ठीक है, यानी कि ये हमारा अमाउंट नहीं होगा, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी कि सीआई होगा हमारा, ये हमारा सीआई है, ठीक है, ना कि आप इसे अमाउंट समझना, क्योंकि यहाँ ये टाइपिंग है थोड़ी गलत हो गई है। जो हमसे कह रहा है कि आप यहाँ क्वेश्चन होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,800 ब्याज हो जाता है, और यहाँ कह रहा है रुपए हो जाती है, यानी कि ये हम कह रहा क्या है, ब्याज है। तो हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, यानी कि धनराशि पूछ रहा है, तो क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बहुत शानदार तरीके से हल करना सिखाऊंगा। यहाँ लिखा है 12.5%। देखिए जब ऐसी वैल्यू आती है तो क्या होता है, बच्चे डर जाते हैं ऐसी वैल्यू देख के। बेटा आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन कैसे करना है। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8, 1/8 होती है। अब जिसे 1/8 निकालना नहीं आती, कि इसकी वैल्यू याद ना हो कि 1/8 कैसे होती है, तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसा आपका यहाँ लिखा है 12 से ही 1/2 लिखा है, तो आपको करना है कि इस 2 की और 12 की गुणा करना है, यानी कि 2 की और 12 की गुणा करना है, और एक ऊपर जोड़ देना है। जब एक जोड़ेंगे तो क्या होता है, देखिए 12 दूनी 24 और एक 25/25 आ जाएगा 2। और देखिए यहाँ जो प्रतिशत है, आपको पता है प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है, तो डबल जीरो आपका नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसे आप 25 से काट लीजिए, 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 200, यानी कि इस तरह से 1/2 आती है, यानी सॉरी 1/8 इस तरह से आती है। 12.5% की वैल्यू 1/8 इस तरह से आपको लिखनी है। तो
12.5 से दिया तो हमारा क्या है 1/8 हो जाती है। यानी कि हमारा प्रिंसिपल था, ठीक है, हमारा प्रिंसिपल 8 था और 1 का ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला, तो वो राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि 8 से क्या हो जाएगा, यानी कि 1 का ब्याज मिला तो अमाउंट, यानी कि ये हमारा 8 प्रिंसिपल हो गया तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 9, 1 से 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है 2 वर्ष, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, और इनका अंतर निकालेंगे, इनका अंतर वही क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। इनका अंतर निकालेंगे तो 11 में से 4 जाएंगे 7, और 7 8, 7 में से 6 तो 1, यानी कि इनका अंतर आया 17। ये क्या हो गया, 17 जो आया हमारा, ये आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है, देखिए ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, और ये हमारा हो गया अमाउंट, ये हमारा हो जाएगा अमाउंट, और जो हो जाएगा हमारा बीच वाला चक्र 17 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 17 नहीं है, वो कितना है, ये चक्रवृद्धि ब्याज 17 न होकर वो कितना है, वो है 6800। तो 17 का ये कितना गुना होगा, यानी कि 17 का, ये 17 का कितना गुना होगा, तो ये 17 का चौका होता है 68, ये होगा 17 का 400 गुना, 400 गुना। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 64, हमने प्रिंसिपल माना 64, 64 ना होकर इसको हम गुणा कर देंगे 400, 64 में 400 से गुणा करेंगे, यानी कि 64 ही गुणा करेंगे 400 से, तो हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल 4 चौक 16, यानी डबल जीरो लास्ट में आएगा, यानी कि लास्ट में 4 चौक 16 और डबल जीरो, यानी कि 600 हमारा लास्ट में ऑप्शन क्या आएगा, 600 लास्ट में कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको समझाया, इसलिए इस क्वेश्चन में टाइम लगा, वरना आप इस क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बस एग्जाम में आपको यही तरीका अपनाना है, ये सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन को हल करने का। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिनों में हो जाए। यानी क्वेश्चन यहाँ से ये कह रहा है कि जो 30 व्यक्ति हैं वो 20 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन 6 दिन बाद कितने व्यक्ति को काम छोड़ देना चाहिए जिससे कि काम 26 दिनों में पूरा होना है, काम को 26 दिनों में पूरा होना है। यानी कि हमें व्यक्ति कम करना है, पहले हम 20 दिन में काम कर रहे थे खत्म, लेकिन अब हमें 20 दिन में खत्म ना करके 26 दिन में काम खत्म करना है, तो 30 में से हमें कितने व्यक्ति कम करना पड़ेंगे, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है। तो देखिए अगर आप बेटा इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से जाओगे तो आपको काफी टाइम लगेगा और आप फंस जाओगे, ठीक है, गुणा भाग में फंस जाओगे। लेकिन इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बहुत शानदार तरीके से सिखाऊंगा आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए व्यक्ति कितने हैं 30, तो हमने लिख दिया 30, और 30 व्यक्ति हैं तो वो 6 दिन तो काम करेंगे करेंगे, यानी कि 30 व्यक्ति 6 दिन तो काम करेंगे, तो इंटू कर दिया हमने 6 से बराबर। अब बेटा पहले लग रहे थे हमें 20 दिन लग रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें काम करना है 26 दिन में खत्म। जब काम 26 दिन में हमें खत्म करना है तो 6 दिन हमने काम कर लिया, 6 दिन हमने काम कर लिया और करना है 26 दिन में, तो 26 में से 6 को माइनस कर देंगे तो दिन कितने बचेंगे, हमारे पास बचेंगे 20 दिन, 20 दिन। और तो हमने 20 दिन कितने आदमी करेंगे, तो इसे लिख देते हैं हम एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब इसे आप काट लो, बहुत ही आसानी से आपका आंसर लिखा, देखिए 0 से 0 चले जाएगा, ये 2 से 6 जाएगा 3 बार में, और 3 3 करेंगे तो 3 3 हो जाएगा 9, यानी कि आपका एक्स आ जाएगा 9। यानी कितने व्यक्तियों को काम छोड़ देना चाहिए, वो है 9 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप अभी लाइक करो, क्योंकि मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखा रहा हूँ क्वेश्चन को हल करने के। और देखिए आपको यकीन ना है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, मुझसे पढ़कर, तो आप क्वेश्चन को देखते ही देखते आप आंसर निकालेंगे, ठीक है, ना कि औरों की तरह हल करने बैठेंगे। आंखों ही आंखों में आप आंसर निकाल देंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए बराबर क्या है, रूट 4 है दिया गया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इनकी इसका मान बताना है आपको। जब हमारा ए बराबर √4 है, तो देखिए √4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 2। जब ए बराबर 2 आ जाएगा तो यहाँ क्या है, √9 है, तो ये हो जाएगा 3
3 प्लस, और ये 25 है, 25, और ए बराबर आ गया हमारा 2, तो इन 2 कर दें, यानी ये गुणा में जाएगा 2, और प्लस ये √64 है, तो इसमें से बाहर क्या आएगा, इसमें से बाहर आएगा 8। बस आप इनको जोड़ लो और इनका आपका आंसर निकल आएगा। तो 25 3, यानी कि इसका गुणा करेंगे, 25 दूनी हो जाएगा 50, और इन सबको जोड़ेंगे, यानी कि 3 को और 50 को 8 को जोड़ेंगे तो 58 3 61, यानी कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा 61। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हल करें, यानी कि 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 10 की पावर 3, यानी कि ये इस तरह से लिखा गया है, 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर 2 और बटे, यानी कि डिवाइड करके 10 की पावर 3। देखिए अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो आपको देखिए इसमें यह नियम होता है कि जब भी पावर डिवाइड में होए और बेस सेम होए, यानी कि जो आपका जो बेस है ये बेस आपको सेम दिखे, तो पावर क्या होंगी, जब डिवाइड में हो तो पावर घट जाती हैं, यानी पावरें घट जाती हैं। तो हमारा ये यहाँ 9 पावर 9 है और यहाँ 3 है, तो 9 में से 3 चला जाएगा, 9 में से 3 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 10 की पावर 6 इंटू और 10 की पावर 2, ये हमारा बचेगा। और आपने जब ये भी पढ़ा होगा, जब बेस सेम हो और गुणा में हो, यानी कि बेस सेम हो, बेस आपका सेम हो और गुणा में हो, तो क्या होता है, पावर हमारी जुड़ जाती है। जब जुड़ जाएंगी तो 6 और 2 हो जाएगा 8, यानी कि 10 की पावर 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 की पावर 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10 की पावर 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन का उत्तर है निम्नलिखित श्रेणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन, मान लिया अभी क्वेश्चन आसान आपके सामने, ठीक है, कल को इस पर टफ क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्वेश्चन कैसे करना है। तो आपको देखिए जब आपसे सबसे पहले आपको करना है पद गिनना है, कितने पद हैं, देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि जो आपके पद हैं 5, यानी कि आपका n बराबर दिया गया है 5। जब n बराबर 5 दिया गया है तो देखिए 2 पद आपके इस तरफ होंगे और 2 पद इस तरफ होंगे, और जो बीच में हमारा पद होगा वही हमारा आंसर होगा, वह हमारा आंसर होगा। तो कैसे क्वेश्चन करना है, देखिए सबसे पहले पकड़ना है छोटी संख्या। यहाँ देखा 1, इसे काट दो आप, ठीक है, 1 को काट दिया। फिर इसके बाद में क्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ 2 है, इसे काट दिया। और फिर इसके बाद में क्या आएगा, 4, ये 4 आया, यही हमारा आंसर हो गया है। यहाँ आएगा 4, और यहाँ देखिए यहाँ आता 1 और यहाँ आता 2। बस हमारा देखिए हमें मतलब है आंसर से, ना कि हमें पूरा लिखना है, बस हमें मतलब है आंसर से। हमारा आंसर निकला है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। इनकी माध्यिका क्या हो गई, वो गई 4। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, ठीक है। मैंने इस तरह से करा आपको समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से ना लिखना है। आपको बस ये पहले गिनना है पद कितने हैं इसमें, फिर देखिए क्या होगा, हमेशा बीच वाला पद होता है, हमेशा बीच वाला होता है। और मान लिया कल को आपको पद मिल जाए, यानी कि अभी 5 मिले, कल को n बराबर आपको 6 मिल जाए, n बराबर 6 मिल जाए, तो करना है कि, तो आपको देखिए दो दो इधर से छोड़ना है, 2 इधर से छोड़ेंगे, क्योंकि 2 इधर छोड़ेंगे, जो बीच में 2 बचेंगे उन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है। 2 को, यानी कि जो पद बचेंगे, जैसे बीच में आपको 2 पद बचेंगे, देखिए 1 और 2, तो इन दोनों पदों को जोड़ना है, ठीक है, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देना है। जो भी होगा n आएगा हमारा, उन्हें 2 से भाग दे देना है, भाई आपका माध्यिका हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रमशः 60 डिग्री और 80 डिग्री है, तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप है, यानी कि आपको बताना है तीसरे कोण का माप क्या होगा। तो देखिए आपको पता है जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगर आपको पता ना हो तो आप याद कर लो आज से, 180 डिग्री होता है। तो देखिए आपको 60 डिग्री एक कोण का माप दिएगा, 60 डिग्री दूसरे का दिया 80 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 80 और 60 को, तो ये हो जाएगा 140 डिग्री, और टोटल होता है हमारा 180 डिग्री। तो कितना बचेगा शेष हमारा, 40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा 40 डिग्री।
ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।